नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। साइबर ठगों की ब्लैक मेलिंग से परेशान बुजुर्ग ने खुद को मारी गोली। ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों ने जताया विरोध, कहा गले की फांस बन चुका सार्थक ऐप। जान जोखिम में डालकर कंटेंट क्रिएटर बना रहे रील, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। और खाद्य पदार्थों में हो रही धड़ल्ले से मिलावट, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान बुजुर्ग ने खुद के सिर में गोली मार ली। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपड़ा स्कूल के पास साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान एक बुजुर्ग ने खुद को गोली मार लिया। उन्होंने दोस्तों से उधार पैसे लेकर ठगों के खाते में ट्रांसफर किए थे। इसके बाद भी वो व्हाट्सएप कॉल पर और रुपयों की डिमांड कर धमका रहे थे। बुजुर्ग की पहचान सरोज दुबे 65 वर्षीय के रूप में हुई है। पत्नी के साथ वो अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने बताया कि सरोज दुबे साइबर ठगी के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने नगर निगम के पास रहने वाले अपने मित्र और कुछ रिश्तेदारों से करीब 37,770 रुपए उधार लेकर रकम ठगों को अपने मोबाइल नंबर 9039984609 से ठगों के मोबाइल नंबर 8955504415 पर ट्रांसफर की थी। बीते 2-3 दिन में ये रकम 7 से 8 बार में ट्रांसफर की गई। इसके बाद भी धमकियों का सिलसिला नहीं रुका। आपको बता दें कि सरकार बार बार साइबर ठगी को लेकर लोगों को सावधान करती है, लेकिन अक्सर बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारी या बुजुर्ग इनके जाल में फंसते देखे गए हैं, जबकि साधारण आदमी ऐसे में बचने की कोशिश करता है। हालांकि इसके पीछे की कहानी ये भी है कि साइबर ठग ऐसे ही बुजुर्गों को अपने टारगेट में फंसाते हैं जो अकेले रहते हैं और जिनके पास पैसा रहता है। आम आदमी से उन्हें कोई खास लेना देना नहीं होता है। रीवा 24 न्यूज़ अपील करता है कि अगर ऐसी कोई भी लिंक या कोई कॉल आपके पास आता है तो आप उनसे दूर ही रहें, लालच में ना फंसें। कल जो है चोपड़ा स्कूल के पास में एक निर्मला देवी महिला द्वारा जो है जानकारी दी गई कि उनके पति ने 12 बोर की बंदूक से स्वयं को सुसाइड कर लिया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मौके में कार्रवाई की गई और प्राथमिक रूप में उसमें मर्ग कायम किया गया है और अभी जांच में है। और हम अभी कारणों को पता कर रहे हैं कि किस हालात और किस कारण से उन्होंने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या की है। इस संबंध में हम अभी जो भी जांच और तथ्य ले रहे हैं वो जांच में अभी हमारे उनके घरों के अभी स्टेटमेंट ले रहे हैं। यदि इसमें साइबर से जुड़ी हुई कोई ऐसे लोग चिन्हित करते तो उनके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि 40,000 रुपये दे दीजिए आसान पे। अभी चूंकि अभी इसमें स्टेटमेंट अभी लेना है उनके परिवार वालों को, और यदि वो ऐसी घटना बताते हैं कि उन्होंने कुछ पैसे से लेन देन किया है तो उसकी भी विधिवत रूप से जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे और जो इसमें दोषी आदमी को चिन्हित करके उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग में सार्थक ऐप से लगने वाली ई अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों का आरोप है कि सारे प्रयोग शिक्षा विभाग में ही किए जाते हैं। ई अटेंडेंस उनके गले की फांस बन चुका है। शिक्षा विभाग में अब शिक्षकों का सार्थक ऐप से अटेंडेंस होता है, जिसको लेकर शिक्षकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। शिक्षकों का कहना है कि सारे प्रयोग शिक्षा विभाग में ही किए जाते हैं, जबकि स्कूल में अन्य कर्मचारी सिर्फ दस्तखत करके चले जाते हैं। ऐसे में एक ही विभाग में भेदभाव क्यों है? शिक्षकों का कहना है कि सर्वर डाउन रहने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी तनख्वाह काटने का खतरा है। उन्होंने कहा कि इसे बंद करना चाहिए। हम इसका पूर्ण तरह विरोध करते हैं। ये अटेंडेंस में तो सबसे मेन समस्या सर्वर की है और दूसरी समस्या कि सिर्फ शिक्षा विभाग में लागू की गई है सर, वो टीचिंग स्टाफ पे सिर्फ लागू किया गया है। तो ये समस्या सबसे बड़ी तो यही समस्याएं हैं कि टीचर पे ही सब किया जा रहा है और सर्वर में बहुत समस्याएं आ रही हैं। जैसे आ गए 10:30 से विद्यालय है तो हम लोग ई अटेंडेंस के लिए 10 बजे ही आ गए और उसमें प्रयास शुरू कर दिए तो लग भी नहीं पा रही है। 1 घंटे बीत रहा, 2 घंटे बीत रहा तो लगा ही नहीं। अब 10 से बज गए 12। अब उधर हम लोग प्रार्थना करवाएं तो ना तो प्रार्थना में मन लग रहा है। ये है कि हम लोग अब्सेंट हुए जा रहे हैं विद्यालय आकर भी। उधर हमें क्लास में जाके पढ़ाना है तो उस पर भी ध्यान नहीं लग रहा है कि हमारी अटेंडेंस लग नहीं पाई है। तो पूरा जो मन स्थिति है ना वो विचलित हो जाती है। अब हम लोग मतलब ये कार्य भूल गए कि हमारा मुख्य कार्य क्या है, पढ़ाना, तो वो भूल करके हमारा सारा फोकस इसमें हो चुका है कि हमें ई अटेंडेंस लगाना, उस पर भी लग नहीं रही है। तो आकर भी हम अनुपस्थित दिख रहे हैं। 12 बजे आ गए थे 12:10 पे। 12:10 से मैं ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की कोशिश कर रही थी पर उसमें वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा था। फिर काफ़ी 10-15 मिनट बाद खुला
उसके बाद फिर मैं बाहर गई, लोकेशन स्कूल का नाम ऊपर से बाहर गई, तो वहाँ से लोकेशन ट्रेस हुआ। फिर इसके बाद मैं पुनः आई, फिर नहीं हुआ। फिर मैं वेब पेज नॉट अवेलेबल बताया, फिर मैं बाहर गई, फिर मैं बाहर खुद से फोटो क्लिक की, तब जाके यहाँ पे हुआ। 15-20 मिनट मुझे लग गए थे उसको करने में। और मेरा फिर 12:29 में 12:29 में मेरा अटेंडेंस। जो मध्य प्रदेश शासन ने केवल शिक्षा विभाग को टारगेट करके ई अटेंडेंस के लिए आदेश, ये फरमान जारी किया है, ये बहुत ही अव्यावहारिक है। क्योंकि विद्यालय स्तर पर प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, जिले लेवल पर, संभाग स्तर पर ज्वाइंट डायरेक्टर आदि अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सतत ये मॉनिटरिंग करते हैं। और हमारा कहना ये है कि ई अटेंडेंस जो है सारे विभागों में, मध्य प्रदेश शासन के 54 विभाग हैं, सारे विभागों में एक साथ ये लागू कर दिया जाए। हमें भी ई अटेंडेंस स्वीकार है, मान्य है। केवल शिक्षा विभाग में ये जो नवाचार, ये प्रयोग साला बना के सरकार रखा है, इसका हम घोर विरोध करेंगे। हम सभी शिक्षक इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग में अनियमितताओं को लेकर लगातार हो रहे खुलासों के बाद अब जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। बीते दिनों शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति के मामले के बाद डीईओ रीवा को सस्पेंड कर दिया, साथ ही एक अन्य कर्मचारी को भी सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। जांच को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और जांच प्रक्रिया में हीला हवाली के आरोप भी लगने लगे हैं। जांच प्रक्रिया को लेकर हमने प्राचार्य मार्तन क्रमांक 1 से बात की। जांच कमेटी इस संबंध में बनाई गई है, उसमें 3 मेंबर्स हैं, जैसा कि आप लोगों को विदित भी है। एक तो मैडम है, एसडीएम मैडम है, दूसरे कोषालय अधिकारी हैं, तीसरा नाम मेरा है। इस जांच के लिए, जांच को पूरी करने के लिए मैंने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक पत्र दिया, कमेटी की तरफ से गया है, और उस पत्र को देने के बाद वहाँ से अभिलेख प्राप्त नहीं हुए तो एक स्मरण पत्र भी उनको दिया गया। उसके बीच में कई घटनाक्रम वहाँ पर हुए, जिसमें से जिला शिक्षा अधिकारी भी परिवर्तित हो गए, नए जिला शिक्षा अधिकारी बने। नए जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की कमेटी जो अभिलेख हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए एक समिति बनाई, क्योंकि जो संबंधित लिपिक या शाखा प्रभारी हैं वो उपलब्ध नहीं थे विद्यालय में, मतलब कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए एक कमेटी बनाई कि उस रूम का ताला तोड़कर और उसके अभिलेख लिपिबद्ध किए जाए और उपलब्ध कराया जाए। वो चाबी लेके फरार हो, मतलब वो ताला बंद है या चाबी तो जब वो है नहीं तो मतलब उनके पास ही था। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय और अटेंडर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात एक बार फिर विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में मरीज के अटेंडर के साथ आउटसोर्स के वार्ड बॉय और उसके साथियों ने अस्पताल के अंदर मारपीट की, जिसके बाद अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे अटेंडर और उसके साथियों ने वार्ड बॉय के अस्पताल से निकलते ही उस पर हमला कर दिया। हालांकि अटेंडर के मरीज का नाम क्या है और किस वार्ड बॉय ने उनके साथ मारपीट की, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अस्पताल परिसर में बदले की भावना से वार्ड बॉय पर किए गए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद अमहिया पुलिस ने पूरे मामले को स्वतः संज्ञान में लेने की बात कही है। अभी आपके ही माध्यम से मैंने वीडियो देखा है और अभी कोई रिपोर्ट इस तरीके की दर्ज नहीं हुई है। अब हम स्वतः संज्ञान लेके इसमें तफ्तीश करते हैं और आगे जैसा होगा इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, वीडियो में काफी लोग नजर आ रहे हैं, एक व्यक्ति को जो है बुरी तरह से पटक के मार रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक ही व्यक्ति के साथ कई लोग मारपीट कर रहे हैं? अब इसका कारण जानना ये दिलचस्प होगा कि क्या कारण है और हम उस पर तफ्तीश करके पता करते हैं क्या कारण है और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। घटना की सूचना पर तत्काल ही पुलिस भी रात में पहुंची? रात को अटेंटिव जो है कानून व्यवस्था के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन फरियादी से संपर्क नहीं हो पाया है। फरियादी भी शायद कहीं इधर उधर हो गया है और हम उसको ढूंढ के और घटना जान के और स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करें। रीवा रेलवे स्टेशन कंटेंट क्रिएटर्स का अड्डा बन चुका है। यहां अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सभी नियमों को तोड़ने में कोई गुरेज नहीं करते। हाल ही में रीवा में कंटेंट क्रिएटरों ने रेलवे के सुरक्षा तंत्र को मात देते हुए अलग अलग आईडी से रेलवे इंजन से लेकर एसी कोच अटेंडर के साथ और स्टेशन में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की है, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। हालांकि रील वायरल होने के बाद रेलवे जिम्मेवारों ने कैमरे से बचते हुए कहा कि वो इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
ताज़ा वीडियो शिब्बू रीवा 311 के नाम से आईडी से इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है, जिसमें शोएब खान नाम का युवक ट्रेन की पटरी पर खड़ा है और उसके पीछे 5 दोस्त इंजन में खड़े हैं, जबकि 2 युवक इंजन के फ्रंट ग्रिल के ऊपर चढ़कर वीडियो शूट करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मानू सिंह रीवा की इंस्टा आईडी से इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने वाली मानू रीवा नाम की युवती स्टेशन में खड़े होकर भोजपुरी गानों के अलावा बॉलीवुड के गानों पर थिरकती हुई नजर आ रही है, जिसमें बैकग्राउंड में स्टेशन रीवा का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और रेलवे सुरक्षा तंत्र इन रीलबाजों पर क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिससे भविष्य में कोई कंटेंट क्रिएटर इस तरह से रेलवे की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए। मुहर्रम पर रीवा के शाह भोलन शाह के मज़ार में ढोल ताशे व अखाड़ा के साथ करबला की याद में हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुहर्रम का महीना इस्लामिक तौर पर नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसी महीने में हक और बातिल की जंग इराक के करबला में हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों के साथ याजीद की 10,000 फौज का सामना किया था। इस जंग में इमाम हुसैन ने हक के इंसाफ के लिए याजीद की फौज का सामना करते हुए अपने साथियों के साथ शहादत दी थी। हक की खातिर लड़ने वाले इमाम हुसैन को आज भी पूरी दुनिया में याद किया जाता है। इन्हीं की याद में हर वर्ष मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, जबकि यजीद जिसने जंग में जीत हासिल की, लेकिन आज उसे याद करने वाला कोई नहीं है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शहर में इन दिनों खाद्य पदार्थों में धड़ल्ले से हो रही मिलावट की वजह से आमजन के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति में जुटे हुए हैं। रीवा शहर में जहरीला व्यापार, खाद्य पदार्थों में मिलावट, आमजन की सेहत से खिलवाड़ और शहर भर में खाद्य पदार्थों की मिलावट का धंधा बेधड़क जारी है। दूध, मसाले, मिठाइयाँ, घी और खाद्य तेल जैसे रोजमर्रा की चीज़ों में मिलावट आम होती जा रही है। इसका सीधा असर आम नागरिकों की सेहत पर पड़ रहा है। लोग अनजाने में बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सिमट रह गई है। नियमित जांच की कमी से मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि खुलेआम मिलावटी सामान की बिक्री कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने कई बार शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ है कि या तो विभाग गंभीर नहीं या फिर कुछ और चाल चली जा रही है। इस पूरे मामले में खाद्य विभाग अधिकारियों की टीम से जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिससे इनकी कार्यशैली पर भी अब प्रश्न चिन्ह उठता है। आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती और शिकायत आने पर ही कार्रवाई क्यों की जाती है, वो भी खाना पूर्ति के लिए। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि खाद्य विभाग द्वारा नियमित खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाती है, गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा के केसेस को लेकर के जितने भी अपने यहाँ फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं वो लगातार कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। सैंपलिंग लगातार हो रही है। सैंपलिंग के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन पे फिर आगे प्रकरण बनते हैं और एडीएम कोर्ट इसके लिए अभी भी कोर्ट भी है, जिसमें लगातार चालानी कार्रवाइयाँ, अन्य कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अपने यहाँ जो पिछले 1 साल में सैंपलिंग 2 तरीके की जो होती है, रेगुलेटरी और सर्विलेंस की, वो सैंपलिंग भी लगातार हुई है। और अब चूंकि इस समय बारिश का समय है तो एक बार पुनः जो है वो तेजी से और अधिक सैंपल्स जितना भी प्रतिदिन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं उनमें सैंपल्स करा के और फिर उसके बाद इनमें कार्रवाइयाँ, ऐसे केसेस में जहाँ भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, कोई वायलेशंस पाए जाएंगे, उनमें कार्रवाई। सैंपलिंग के लिए सभी फूड और सेफ्टी इंस्पेक्टर्स की अपने प्रतिदिन के सर्विलेंस नमूने या रेगुलेटरी नमूने, दोनों प्रकार के नमूनों का एक लक्ष्य है जो प्रतिदिन इनको कलेक्ट करना है, जो लगातार कलेक्ट भी हो रहे हैं। और जो शिकायतें हैं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन या अन्य किसी गंभीर प्रकरण में संज्ञान में आती है, तो उनमें भी नमूने लिए जाए।
अमरपाटन के ककरू का रहने वाला युवक घर की टीन शेड ठीक कर रहा था। उसी समय करंट की चपेट में आ गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार अमरपाटन के ककरू गांव में रहने वाला वीरेंद्र कोरी बरसात की वजह से घर की टीन शेड ठीक कर रहा था। इसी वक्त बिजली का तार टीन में छू गया, जिससे करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे करंट लग गया। घटना के बाद परिजन लेकर अमरपाटन अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुबह 7 बजे हुई इस घटना के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये ककरा थाना कौन सा लगता है? अमरपाटन। क्या नाम है बच्चे का? नाम है वीरेंद्र कोरी। अमरपाटन के रहने वाले जी। कब लगाया करंट ये? या 7 बजे करीब, सुबह 7 बजे आ जाई जी। तो अमरपाटन से यहाँ लेके आए जी? पहले अमरपाटन ले गए, फिर वहाँ से यहाँ लाए। आपका क्या नाम है? सौखी लाल जी। आपके भतीजे हैं? हाँ जी, भतीजे। केंद्रीय जेल रीवा में कैदियों की शिक्षा को लेकर लगातार प्रयास जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा सेंट्रल जेल में लगभग 2500 कैदी हैं, जिसमें से इस साल 264 कैदियों ने पढ़ाई करने का निश्चय किया है। 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के विषय में परीक्षा दी। आधे से ज़्यादा प्रथम श्रेणी में पास हुए कैदियों सहित जेल प्रशासन को उम्मीद है कि ये पढ़ाई उनका जीवन बदल देगी। रीवा की सेंट्रल जेल में इस साल कैदियों ने 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में बैठने का निश्चय किया, जिसके चलते 264 कैदियों ने पढ़ाई करके परीक्षा दी थी। आधे से ज़्यादा कैदी इन परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। ज़्यादातर कैदियों के अंक 75% से ज़्यादा हैं। जी, मेरा नाम हेमराज महारा है। मैं अनूपपुर जिले का निवासी हूँ। मैं 11 वर्षों जेल में, रीवा जेल में प्रयुक्त हूँ। मैं यहाँ से BA में ग्रेजुएशन किया हूँ, जो मैं इसका श्रेय अपने गुरुजी और माननीय अधीक्षक साहब को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया अपनी पढ़ाई पूरी करने के यहाँ पे। मेरा नाम ऋषभ कुमार तिवारी है। मैंने यहाँ से बैचलर ऑफ आर्ट 75% में पास किया है प्रथम श्रेणी में, जिसके लिए मैं जेल प्रशासन, विशेष तौर पर जिला अधीक्षक साहब, स्कूल मास्टर साहब, इन सभी का मैं बहुत ही आभारी हूँ। इनके माध्यम से मैंने यहाँ जो पढ़ाई की है, मैं बाहर कुछ कर सकता हूँ। नौकरी हो गई, जैसे बिजनेस हो गया, मैं कुछ भी अपने लिए अपने पैरों में खड़े हो सकता हूँ पढ़ लिख कर। यहाँ पाठ्य सामग्री जेल प्रशासन के द्वारा मिलती है। जेल अधीक्षक साहब का निर्देशन और मार्गदर्शन हम लोग काम करते हैं और इनके उन्नत भविष्य के हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम इनके नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन का भी प्रयास करते हैं। और मैंने जो इनमें देखा है कि इनके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया है। इनमें विनम्रता आती है, अनुशासन आती है। और यह NIUS का सेंटर है, जिससे 10th क्लास कराते हैं। स्नातक के लिए जो है भोज और इग्नू के सेंटर हैं, जिससे स्नातक और स्नातकोत्तर कराते हैं। और हमारे यहाँ साक्षरता से लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ाई होती है। करीब 300 से ज़्यादा बंदी ऐसे हैं जिन्होंने साक्षरता पास की। जो निरक्षर रहते हैं बाहर, वो यहाँ आते हैं और साक्षरता की क्लास में बैठते हैं। MSW की बात थोड़ा सा हो जाए जी। MSW कैसे कराया आपने? MSW क्या होता है कि भोज और इग्नू के हमारे यहाँ सेंटर रहते हैं, तो उनका हम इन लोगों का पहले बाहर से जाके फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद वहाँ से पुस्तकें मिलती हैं, वो इनको देते हैं और हम लोग उनको मार्गदर्शन देते रहते हैं। किताब पढ़ना है तो स्वाध्याय के माध्यम से उसको पढ़ते हैं। फिर हमारा स्टडी सेंटर है और उसके साथ साथ परीक्षा सेंटर भी है, तो हम लोग यहीं इनकी परीक्षा कराते हैं। देखिए, केंद्रीय जेल रीवा में कैदियों के शैक्षणिक विकास के लिए लगातार क्लासें संचालित हो रही हैं। ऐसे कैदी जो निरक्षर होकर के आते हैं, बाहर से पढ़ाई लिखाई नहीं किए रहते, उनको साक्षरता अभियान में जोड़ा जाता है और उनको साक्षर बनाने के लिए विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं हमारे यहाँ। और ऐसे 264 कैदियों को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो बाहर से निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने का प्रोग्राम कर रहे हैं और उनको शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। इसके अलावा 5वीं में भी कैदियों को रजिस्टर्ड किया है। 5वीं की भी परीक्षा दिला रहे हैं, 8वीं की भी परीक्षा दिला रहे हैं, 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की और स्नातकोत्तर की भी परीक्षा लगातार हम लोग दिला रहे हैं। तो इन विभिन्न प्रकार की क्लासों में बंदी अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहे हैं। हमारे शिक्षकों की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो इन कैदियों को प्रेरित करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने में विशेष सहयोग प्रदान करते हैं अपना। और इसके साथ ही साथ जो भी संस्थाएं इन परीक्षाओं को संचालित करने वाली हैं, उन सभी संस्थाओं के सेंटर यहाँ पे हैं। NIOS का सेंटर यहाँ पे है, इग्नू का सेंटर है, भोज का सेंटर है। तो ये सभी संस्थाएं यहाँ हमारे कैदियों को शैक्षणिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए, उनको
उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करती हैं और हम लोग इन लगातार संस्थाओं से समन्वय संपर्क स्थापित करके ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। अभी हाल ही में 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर में हमारे कैदियों ने प्रथम श्रेणी में भी कई कैदियों ने परीक्षाएं पास की हैं। तो उसमें से MSW में 2 कैदियों ने तो 75% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं प्रथम श्रेणी में। वो कैदी हैं एक मनीष पांडे और दूसरा मदन लाल पटेल। तो मैं इन दोनों कैदियों को अपने तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से, अपने शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि ये इसी तरीके से बाहर जब छूट करके जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे, अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित रहेंगे और पुनः किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेंगे। कि पुलिस विभाग द्वारा आयोजित हरियाली महोत्सव के अंतर्गत अजाक थाने में आज वृक्षारोपण किया गया। रीवा पुलिस द्वारा हरियाली महोत्सव के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक चलने वाले इस अभियान में जिले भर के थानों को वृक्षारोपण का लक्ष्य दिया गया है। इस क्रम में अजाक थाना प्रभारी ने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल करते हुए एक पेड़ अपनी मां के नाम समर्पित किया। उन्होंने आंवला, आम और नीम जैसे औषधीय एवं फलदार पौधे रोपे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस कर्मियों ने न सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उनकी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली। जिला पुलिस बल द्वारा लगाए जा रहे इन पेड़ों से शहर की हरियाली को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये अभी हरियाली महोत्सव के तारतम्य शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने का आदेश हुआ है, जो हमने आदेश के पालन में अजाक थाने में 3 वृक्षों को लगाया है, जिसमें हमने आम का और आंवले का और मीठी नीम के वृक्ष को लगाया है थाने में सभी ने मिलकर। वृक्ष है तो जीवन है, इस आशय को देखते हुए हमने भी एक संकल्प लिया है कि जो वृक्ष हम लगाएंगे इसकी देखरेख करेंगे, स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेकर इसका लालन पालन एक बच्चे की तरह करके इसको बड़ा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।